हे गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम आप लोग के ला है स्ट्रैटेजी के जीएस का सेट नंबर 12। फ्रेंड्स, इससे पहले हम सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। फ्रेंड्स, आज हम सेट नंबर 12 लेके आए। इसमें हम 10 क्वेश्चन बताएंगे और 10 क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी क्वेश्चन जो है सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना। तो आपको बताना है कि जो फ्रेंड्स राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किए थे, तो इनके लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था महात्मा गांधी, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया है। आपको बताना है कि किसे प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना था, कौन, महात्मा गांधी, किस आंदोलन में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा विनोबा भावे। तो विनोबा भावे ये प्रथम सत्याग्रही थे, किस सत्याग्रह के, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही इसी को चुने गए थे, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसको, तो विनोबा भावे को। आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, इससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो 1940 में। कब, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी जी ने। और इसका प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त। आप ये तीनों को याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया गया एग्जाम में कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन है, पहले सत्याग्रही कौन है, तीसरे सत्याग्रही कौन है। हम तीनों को बता दिए, पहला विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कौन है, ब्रह्मदत्त। ये तीनों को आप याद रखिएगा। और ये सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब इतने सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड याद रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इतने सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये हम क्वेश्चन में जो बताए गए हैं उनको हम बताया। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं विनोबा भावे के बारे में। तो फ्रेंड्स, विनोबा भावे, हेडिंग होगा विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन को शुरू किया था। कौन, विनोबा भावे। कब, 1951 में। कहाँ से, तेलंगाना के पच्चमपल्ली गांव से। इतने सारे क्वेश्चन को जान लिए। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था, विनोबा भावे। कब, 1951 में। कहाँ से शुरू किए थे, तेलंगाना के पच्चमपल्ली से। आप इतने सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वोदय जो आंदोलन है, सर्वोदय आंदोलन को ही विनोबा भावे ने शुरू किए थे, और इसका अर्थ होता है सभी के लिए प्रगति। उसके बाद जय जगत का नारा भी किसने दिया था, विनोबा भावे। उसका पवनार आश्रम है, ये महिलाओं के लिए बनाया गया था, ये भी किसने स्थापना किए थे, पवनार आश्रम के, विनोबा भावे। और इन्हें 1958 में रेमन मैक्स से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1983 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, किसे, विनोबा भावे को। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप विनोबा भावे से याद रखिएगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, इतना हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा विनोबा भावे के बारे में, जितना हम अभी आपको बताए। पवनार आश्रम, भूदान आंदोलन, जय जगत का नारा, सर्वोदय आंदोलन, रेमन मैक्स से पुरस्कार, भारत रत्न कब मिला, सभी के बारे में हम डिटेल से बता दिए। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके सारे क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, ये रहा एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए। पहला क्वेश्चन का 3 मिनट तक हम बता दिए आपको, जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते थे हम सभी को बता दिए। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है बुक से संबंधित, पुस्तक से संबंधित। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो बताना है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में आपको दिया है, ए पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि नेहरू जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया था। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, पंडित नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिया हम उससे भी जान लेते हैं, उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए में दिए हैं ए पैसेज टू इंडिया, इनके लेखक है E.M. फोस्टर्स, E.M. फोस्टर इसके लेखक है, यानी कि क्या कहते हैं इसको, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हो गया E.M. फोस्टर। उसके बाद क्वेश्चन यही पूछेगा, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है, नीरद चंद्र चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरद चंद्र चौधरी, लेकिन ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है E.M. फोस्टर। आप दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया पूछेगा तो E.M. फोस्टर, इंग्लैंड पूछेगा तो नीरद चंद्र चौधरी।
उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, सभी बुक को भी ध्यान में रखिएगा किसके लेखक कौन है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे हम सबको बता दिए, आई होप आप समझ ही गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत में हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा नाम दिया गया था। बताना है कि किस वर्ष यानी कि कब हाउस ऑफ द पीपुल का नाम बदलकर लोकसभा रखा गया था, कब। ऑप्शन में आपको दिया है 1954, 1964, 1974, 1984। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बता दे, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 1954। तो 14 मई 1954 तारीख याद रखिएगा, 14 मई 1954 को हाउस ऑफ द पीपुल का नाम बदलकर क्या रख दिया, लोकसभा, क्या लोकसभा। तो आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि संसद जो है, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। आप सरला ट्री याद रखिएगा, 100 से संसद अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80, ला से लोकसभा अनुच्छेद 81, सरला 79, 80, 81। इतने क्वेश्चन को जान लिए। अब जो संसद है उसके कितने मतलब जो पार्ट है, भाग है, तो उसके 3 भाग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है यानी निचला सदन, लोअर हाउस। राज्यसभा को उच्च सदन, अपर हाउस। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा को भंग किया जा सकता है और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा और अस्थाई सदन है, राज्यसभा अस्थाई सदन है। तो फ्रेंड्स इतने सारे क्वेश्चन को आप दोनों से रिलेटेड याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा से। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि निम्न सदन किसे कहा जाता है, उच्च सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, राज्यसभा में कितनी होती है, इसका मतलब कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, सारे क्वेश्चन को हम बता दिए, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है। तो बताना है कि किस 2 राज्य के बीच कावेरी नदी जो जल विवाद है वो संबंधित है। ऑप्शन में आपको दिया है कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस 2 राज्य के बीच कावेरी नदी जो जल विवाद है वो संबंधित है। तो इसका आंसर बता दें हम, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है, आप इसे याद रखिएगा। तो वैसे तो फ्रेंड देखिए 4 राज्य यानी कि 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के बीच ये कावेरी जल विवाद है। 3 राज्य कौन कौन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, 3 राज्य हो गए, और उसके बाद 1 केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। तो ये चारों के बीच कावेरी जल विवाद है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही राज्य के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। तो बताना है जो साइमन कमीशन है इसका बहिष्कार किया गया था, इसके पीछे जो कारण था वो आपको बताना है, क्यों बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन में आपको दे रखा है कांग्रेस की धारणा थी कि भारतीयों को स्वराज का हक है, या मुस्लिम लीग को समर्थन देता था, सदस्यों में इस विषय में मतभेद थे, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा। कमीशन में जो थे साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज ही थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का दूसरा नाम श्वेत कमीशन। फ्रेंड्स हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो साइमन कमीशन पहला क्वेश्चन बनेगा, इसका गठन कब किया गया था, तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, और भारत कब आया, 1928 में, 1 साल बाद। 1927 में गठन किया गया था और 1928 में ये भारत आया था। और जो इसका अध्यक्ष था, नेतृत्व किसने किया था साइमन कमीशन का, तो सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में, और भारत आया था 1928 में। क्यों आया था, जो देखिए फ्रेंड, जो भारत शासन अधिनियम था फ्रेंड्स 1919, उसके तहत उसमें तत्कालिक जो सरकार थे, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने घोषणा किया था कि 10 साल के बाद भारत में सुधारों की समीक्षा करेंगी और कुछ कानून को भी लागू करेंगी। अब ये किया कि नहीं किया, कितना किया, इन्हीं के जांच के लिए मतलब 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था सर जॉन साइमन के नेतृत्व में, और भारत 1928 में आया। और भारतीयों ने इसका विरोध किया, वो इसलिए किया क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसमें एक भी
भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया था और कहा था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो फ्रेंड्स ये नारे भी लगाए गए थे, तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, किससे, साइमन कमीशन से। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन में आपको दिया बरौनी में, डिगबोई में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डिगबोई में। तो डिगबोई में सबसे पहले प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया था। कब? 1901 में। कब? 1901 में। वो इसलिए कि चूंकि देखिए फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज अगर पूछेगा तो कहाँ किया गया था, तो डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? तो असम में। तो असम के डिगबोई में भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का खोज किया गया था, असम के डिगबोई में। और 1901 में प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पे? डिगबोई में। आप इसे याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम तेल जो परिष्करण संयंत्र है कहाँ पे स्थापित किया गया था? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में किया था कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन आपको दिया लाहौर 1929, लखनऊ 1899, कोलकाता 1928, कराची 1931। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, मांग को रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 के। और इसके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष था किसने किए थे? अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुए थे? 1929 में। कहाँ पे? लाहौर में। और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। तो अब इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि द्वितीय। तो चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। पहला पूछेगा तो चीन है, दूसरा भारत। पहला चीन, दूसरा भारत चावल के उत्पादन में। अगर राज्य में पूछेगा भारत में सबसे अधिक किस राज्य में चावल का उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। और जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में। तो आप इसे याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, यानी इसको मतलब ठीक नहीं किया जा सकता, उपचार नहीं किया जा सकता, किस रोग को, आंख के किस रोग को। ऑप्शन आपको दिया मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ये अनुवांशिक रोग है फ्रेंड्स, इसे दूर नहीं किया जा सकता। इसमें जो रंग होते हैं उनको पहचान नहीं किया जा सकता, जिस तरह लाल हुआ, हरा, नीला, ये सभी रंगों को पहचान नहीं कर पाता आँख। किस रोग में? कलर ब्लाइंडनेस में। और ये अनुवांशिक रोग है। इसके अलावा हीमोफीलिया, ये भी अनुवांशिक रोग है। इसमें जो कट जाता है, एक बार ब्लड निकलेगा तो रुकेगा ही नहीं, रुकने का नाम नहीं लेगा, मतलब निकलते जाएगा। ये सभी अनुवांशिक रोग है। कौन? हीमोफीलिया और वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि अनुवांशिक रोग कौन कौन है। तो हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, ये दोनों। हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक रोग है, आप इसे याद रखिएगा। ये सब रोग ठीक नहीं होता, अगर जिसको हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए वो रोग रह जाता, वो लोग ठीक नहीं होता, ऐसा रोग है ये। तो फ्रेंड्स तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की। और आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। तो किसने लिखा था? प्राचीन मतलब जो भारत है उसमें चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, कौन लिखा था ये बताना आपको। ऑप्शन में आपको दिया है आर्यभट्ट, नागार्जुन, वरामिहिर, चरक। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, चरक। ये चरक प्राचीन भारत में जो सबसे पहले थे चरक, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। और उस ग्रंथ का नाम था चरक संहिता। क्या? चरक संहिता। और ये कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक कौन थे? तो ये कनिष्क के राजवैद्य थे चरक। और इन्होंने औषधि शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। और इसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है। किसे? चरक संहिता को। आप इसे याद रखिएगा। और इसको लिखा था किसने? चरक ने। और चरक किसका राजवैद्य था? तो कनिष्क का था। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का 10 क्वेश्चन यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन समझा दिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।